ओके, तो आप देखें केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 11 एवं 12 में। फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आप यूपीएससी के कंपटीशन में बैठे, नेट में या द्वितीय या तृतीय श्रेणी के एग्जाम में आप बैठेंगे तो केंद्र राज्य संबंधों पर अनिवार्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो हमें न केवल अपने एकेडमिक क्लासेस के लिए बल्कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। हम आप देखें कि भाग 11 एवं 12 में केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 245 और 300 के मध्य, जब कंपटीशन में खास करके हम कभी जब लॉजिक को यूज करते हैं कि आफ्टर और केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा हुआ कोई इशू है, कोई विषय है, तो हम कहते हैं एग्जाम में तुक्के का भी प्रयोग करते हैं, बट तुक्के में भी एक लॉजिक होता है। तो वो लॉजिक क्या होगा कि अगर हम किसी चीज को निर्धारित कर रहे हैं और वो भी केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ी हुई कोई बात है, तो हमें याद रखेंगे कि अनुच्छेद 245 से 300 के मध्य हम उस पर तुक्का लगाएंगे तो दैट विल बी मोर लॉजिकल, है ना। और अदरवाइज हवा हवाई आप कोई भी आर्टिकल चुनेंगे तो वो गलत होगा। इसके अलावा हम आप देखें कि केंद्र राज्य संबंधों को हमारे संविधान में 3 प्रकार से इनको उल्लेख किया गया है। नंबर 1 पर विधायी संबंध है केंद्र एवं राज्यों के बीच, दूसरा प्रशासनिक संबंध है और तीसरा वित्तीय संबंध है। आज हम खास करके आपके साथ वर्णन करेंगे विधायी संबंधों का। केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची में अनुच्छेद 245 से और 255 तक और 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख विस्तार से किया गया है 3 सूचियों के माध्यम से। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है। एक नंबर 1 संघ सूची और नंबर 2 पर है राष्ट्र सूची और स्टेट लिस्ट, और नंबर 3 पर है समवर्ती सूची। आप देखें इन 3 सूचियों के माध्यम से बाकायदे विस्तार पूर्वक केंद्र राज्य विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया। आप देखें कि संघ सूची में मूल संविधान में ऐसे 57 के विषयों को शामिल किया गया है जो कि राष्ट्रीय महत्व के, केंद्रीय महत्व के हैं, जैसे कि रक्षा है, विदेश है, कुछ विषयों को हम उल्लेखित भी करेंगे। रक्षा हुआ, विदेश हुआ, बैंकिंग हुई, व्यापार हुआ, ये सारे के सारे जो विषय हैं वो संघ सूची में शामिल हैं और वो राष्ट्रीय महत्व के हैं, इसलिए उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगी। ठीक है भाई। दूसरा आप देखें राष्ट्र सूची में मूल संविधान में 66 विषय के जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषय जो है इसे हटा दिए गए और उन्हें संघीय सूची में डाल दिया गया। तो इस समय कितने रह गए यहाँ पर? 61 विषय, है ना। फिर एक और विषय आकर जुड़ गया, 62 विषय इस समय प्रेजेंट टाइम में। समवर्ती सूची में 47 विषय मूल संविधान में थे। तो हम आप देखें जो राष्ट्र सूची है, इस राष्ट्र सूची में ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जो क्षेत्रीय महत्व के हैं। किस तरह के विषय हैं? क्षेत्रीय महत्व के हैं, ऑफ रीजनल इम्पोर्टेंस, और इन पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकारों को, है ना। और तीसरी जो लिस्ट है वो है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची में ऐसे 47 विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय महत्व के, ठीक है, यानी उनका राष्ट्रीय संबंध भी है और क्षेत्रीय संबंध भी है। इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को।
ठीक है। और विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य रहेगा। तो हम आप देखें कि ये तो सामान्य काल में ये संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राष्ट्र सूची पर प्रांतीय सरकारों पर को है, और समवर्ती सूची पर दोनों को है। और विवाद की स्थिति में इसमें किसी एक विषय को हम राष्ट्र सूची का ले लें तो इसमें खासकर हमारा जैसे पुलिस है ना, स्वास्थ्य है, ये सारे विषय जो है इस तरह के को कितने हैं 66 सब्जेक्ट एट प्रेजेंट टाइम 62 सब्जेक्ट्स हैं वो आपके राष्ट्र सूची में शामिल किए गए। ये किस तरह के हैं, इनका महत्व क्षेत्रीय है ना, रीजनल इंपॉर्टेंस के हैं। और ये समवर्ती सूची में इसका एक विषय का नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कंपटीशन में जो विषय है समवर्ती सूची का वो शिक्षा है ना। शिक्षा जो है इस पर हम देखें कि केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। या जो आपकी इंटर तक की शिक्षा है उसको मोस्टली जो है राज्य सरकारें नियंत्रित करती हैं। जैसे आप लोगों ने अगर माध्यमिक शिक्षा सेवा परिषद जो है इलाहाबाद में, अगर उससे आपने हाई स्कूल और इंटर किया है तो इन दैट केस जो है उस पर कानून प्रदेश सरकार करती है। इवन आप देखिए इंटर तक की एजुकेशन में आईसीएसई बोर्ड और जो सीबीएसई बोर्ड है उन पर कानून केंद्र सरकार करती है। और इसके अलावा जो हायर एजुकेशन है उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है, लेकिन कहीं कहीं राज्य सरकार का भी हस्तक्षेप है। तो इस तरह से आप देखें कि समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिन पर कानून केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों बनाएंगे। ठीक है। हाँ, इसके अलावा आप देखें अवशिष्ट विषय उसको अलग से हम लोग देख लेंगे। अब इसके बाद जो बहुत सारे विषय टाइम टू टाइम डेवलप होते रहते हैं है ना, या पूर्व में भी अवशिष्ट विषयों करके हमने एक अलग लिस्ट तो नहीं कहे थे, लेकिन अवशिष्ट विषय करके एक उपबंध अलग रखा और उस पर कानून बनाने का अधिकार अवशिष्ट विषयों पर केंद्र सरकार, इसको केंद्र सरकार को अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। ये सब्सिडरी सब्जेक्ट्स हैं। और आप देखें जैसे फॉर एग्जाम्पल जब संविधान बना तो एट दैट टाइम आईटी सेल नहीं थी और संचार से जुड़े हुए अपराध भी नहीं थे। तो ऐसे जो नए विषय जो डेवलप होते रहते हैं तो उनको भी अवशिष्ट विषय के अंतर्गत हम टाइम शामिल करते रहते हैं। तो अवशिष्ट विषय, हालांकि हम आप देखें कि अमेरिका के संविधान में अवशिष्ट विषय प्रांतों को दिए गए हैं। किनको दिए गए? प्रांतों में दिए गए हैं। लेकिन हमारे देश में अवशिष्ट विषयों को केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। हम आप देखें फिर आता है कंडीशन आपातकाल। अगर हम आप देखें कि ये बात सही है कि हमारे यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है और केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच क्लियर कट शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं कि जहां हम पाते हैं कि केंद्र को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। जो केंद्र सरकार है आपातकाल की कंडीशन में हम ये देखते हैं कि चाहे 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल का डिक्लेरेशन किया जाए तो उस समय सारे जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाता है। इवन अनुच्छेद 356 का जब प्रयोग करके हम किसी प्रदेश में आपातकाल की घोषणा करते हैं तो उस कंडीशन में भी उस प्रदेश में जो राज्य सूची के विषय हैं उनके कानून बनाने का अधिकार वो केंद्रीय संसद को प्राप्त हो जाता है। तो हम ये पाते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली का जो मेन मर्म है कि वहाँ पर बाकायदे केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच क्लियर कट डिवीजन होना चाहिए, तो वो नहीं है ना। वहाँ हम पाते हैं कि बहुत कुछ हमारा संविधान जो है एकात्मकता की ओर कारण ले लेता है, यानी यूनाइटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ जाता है और सारी शक्तियाँ केंद्र अपने पास सीज कर लेता है। इवन आप देखें कि आपातकाल की कंडीशन में नागरिकों के मौलिक अधिकारों
वो भी छीन लिया जाता है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। तो इस तरह से आप देखें कि केंद्र एवं राज्यों के बीच में जो विधायी संबंध है इनका उल्लेख है। एक आपने अभी पीछे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अनुच्छेद 249, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य सूची के किसी भी विषय को राज्यसभा पहल करके उसको संघीय सूची में डाल सकती है। तो यहाँ भी आप देखें कि प्रांतों के अधिकार में एक तरह से एक छेड़छाड़ है कि भाई राज सूची में जो विषय दिए गए हैं तो राज सूची में रहना चाहिए, लेकिन अगर राज्यसभा चाहे और वो पहल करके इसका प्रस्ताव संसद को सौंप दे कि नहीं नहीं भाई राज सूची का ये विषय है जिसको संघ सूची में जाना चाहिए, तो वो विषय फिर संघ सूची में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा आप देखें कि स्पेशली जो है आपातकाल के अलावा आप देखें अनुच्छेद 245 इसमें क्या लिखा है, अनुच्छेद 245 में ये कहा गया है कि केंद्रीय संसद पूरे देश के लिए विधान बना सकती है, पूरे देश के लिए कानून का निर्माण कर सकती है ना। वहीं आप देखें कि जब हम 246 पर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ ये कहा गया कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी प्रांतीय टेरिटरी के अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत वो कानूनों का निर्माण करेंगे। तो ये अनुच्छेद 245 इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर केंद्रीय संसद चाहे तो वो पूरे देश के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। तो इन दैट केस आप देखें कि जो विधायी संबंध है केंद्र एवं राज्यों के बीच वो काफी विवाद के स्थिति भी की कंडीशन में रहे हैं। अभी आप देखें नागरिकता को लेकर एक कॉमन नागरिकता जो बिल आ रहा था उसको लेकर कई प्रांतों ने मना कर दिया कि हम अपने यहाँ उसे नहीं लागू करेंगे। तो आप यहाँ ये पाएंगे कि अनुच्छेद 245 चूंकि कह रहा है कि पूरे राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, देश के अंतर्गत केंद्रीय संसद अगर ठान ले तो वो पूरे देश के लिए कानून बना सकती है और प्रांतों को उस कानून को मानना होगा। वो बात अलग है कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसका विरोध करते हैं। तो हम आप देखें फिर इसके बाद केंद्र राज्य जो है प्रशासनिक संबंध है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के अंतर्गत बाकायदे जो है केंद्रीय सरकार जो भी आदेश समय समय पर निर्गत करेगी उन सारे कानूनों, अधिनियमों और विधानों को प्रादेशिक सरकारें जो राज्य सरकारें हैं उन्हें एक्सेप्ट करना है ना। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका चयन स्पेशली संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से IAS और IPS का चयन होता है और वो बाकायदे जो है प्रांतों में रह करके काम करते हैं। ये भी एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता। किसकी है भाई? संघात्मक शासन प्रणाली से अभिप्राय ये था कि प्रांतों को अलग से स्वतंत्र अधिकार देना चाहिए, लेकिन आप देखें कि संघ लोक सेवा आयोग जिन प्राधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है और वो अधिकारी जो है कार्य कर रहे हैं प्रदेशों में जाकर, बल्कि आप देखें उन पर थोड़ा बहुत कार्रवाई प्रादेशिक सरकारें कर सकती हैं, लेकिन जब उनकी सेवा से विमुक्ति का मामला आता है तो वहाँ पर बाकायदे संघ लोक सेवा आयोग और केंद्र सरकार से परमिट लेना, अनुमति लेना बहुत ही जरूरी रहता है। तो आप देखें कि ये प्रशासनिक जो संबंध है इसमें आप देखें अनेक आयोग वगैरह भी बनाए जाते हैं, उनके माध्यम से भी प्रशासनिक संबंधों को बैलेंस किया जाता है। वित्तीय संबंधों में हम आप देखें कि स्पेशली आप देखें कि संघ सूची में बहुत सारे विषय हैं। एक हम एग्जाम्पल के तौर पर एक विषय को ले लेते हैं रेल, ठीक है भाई। हम आप देखें कि संघात्मक जो संघीय सूची है, जो यूनियन लिस्ट है, उसमें ज्यादातर विषय बहुत पैसे से जुड़े हुए हैं। धन ज्यादातर केंद्र सरकार के पास पहुंच रहा है और केंद्र सरकार आप देखें
कि मेनली जो है डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी जो रेल है ये पूरे देश में संचालित है। टिकट की बिक्री कौन करता है? प्रादेशिक सरकारें या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार जो है पूरे टिकट का वितरण करती है, जबकि रेल जो है प्रांतों की सीमा से गुजरती है। फिर इसका क्या वितरण किया जाता है? तो बाकायदे आपको बता दें कि जो भी टिकट खरीदे जाते हैं और किसी प्रदेश की टेरिटरी के अंतर्गत जितने टिकटों की बिक्री होती है, जितना माल भाड़ा इसका आवागमन होता है, तो उसमें बाकायदे कुछ परसेंटेज जो है वो प्रदेशों को दे दिया जाता है। जो आप देखते हैं कौन सा आयोग है जो इसे कंट्रोल करता है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को? नीति आयोग। पहले होता था योजना आयोग, है ना। तो ये नीति आयोग की जो मीटिंग्स होती हैं उसके द्वारा जो पैसा, इसी तरह इनकम टैक्स है, प्रादेशिक टेरिटरी के अंतर्गत जो भी टैक्स वगैरह वसूला जाता है तो उसका एक हिस्सा प्रांतों को दे दिया जाता है। लेकिन उतना नहीं दिया जाता कि जो पूरा ट्रेन टिकट यूपी के अंदर जो बिके हैं तो लगभग में फुल अमाउंट ट्रांसफर कर देना चाहिए। लेकिन वो प्रबंधन, देखभाल आदि के नाम पर जो है केंद्र सरकार जो है मुश्किल से हार्डली जो है 25 से 30% जो है हिस्सा ट्रांसफर करती है। शेष पैसा पूरा केंद्र सरकार अपने पास रखती है। इसी तरह से आप देखें तो संघ सूची में ज्यादातर मोटे माल वाली पोस्टें हैं, ज्यादातर कमाई वाले विषय हैं, और राज्य सूची में उस तरह के विषय नहीं है जिनसे बहुत ज्यादा अपने प्रदेश सरकारें कर रही हैं। दूसरा आप देखें कि केंद्र सरकार के कानून एवरीवेयर माने जाते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं कि ये जो केंद्र राज्य संबंध है और जो हम लोगों ने देखा था जो संघात्मक ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो वो कहीं ना कहीं सफर करता है। यानी केंद्र राज्य संबंधों में बाकायदे वितरण समान होना चाहिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों के बीच में। तो वो कहीं ना कहीं मैं पाता हूँ कि वो उस तरह से, यानी एक जो संतुलित पोजीशन होती है वो संतुलित पोजीशन नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया जाए केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत, तो ये उचित है या अनुचित है ना। तो इसमें दोनों बातें हैं कि अगर हम संघात्मक शासन प्रणाली के स्ट्रक्चर को सही तरह से लागू करना चाहते हैं तो इन दैट केस तो हमें बैलेंसिंग होना चाहिए, यानी एक संतुलित रुख अपनाना चाहिए। लेकिन जब बात आती है देश की रक्षा की, है ना, ये बहाना बनाया है क्या कि देश की रक्षा के लिए ये जरूरी था कि केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाए। इसलिए हमने ज्यादातर विषयों का झुकाव भी केंद्र सरकार के साइड कर दिया। बजट से लेकर तमाम चीजें, अब आप देखें लाइन में स्टेट गवर्नमेंट्स खड़ी रहती हैं, केंद्र सरकार से इच्छा मांगती है कि आफ्टर ऑल हमारे यहाँ जो योजनाएं प्रदेश में बन रही हैं उनके लिए आप हमारी ही मदद से हमें पैसा दीजिए। लेकिन वहाँ केंद्र सरकार सकारात्मक रूप नहीं अपनाती है और कहीं ना कहीं वहाँ पॉलिटिक्स हावी रहती है। पॉलिटिक्स हावी किस तरह से रहती है? अगर केंद्र में वही सरकार है उसी पार्टी की और प्रदेश में भी अगर उसी पार्टी की सरकार है तब तो खुले मन से पैसा दिया जाता है, और कहीं दूसरी पार्टी की सरकार हुई प्रदेश में तब वो पूरा दंडवत है ना। बार बार लेटर पे लेटर भेजे जाते हैं नीति आयोग को कि हमें अधिक पैसे की जरूरत है अपनी योजनाओं के लिए, तो वो हमें नहीं प्राप्त। इसके अलावा आप देखें व्यापार पर कंट्रोल मोस्टली केंद्र सरकार का है। विदेशी सहायता उस पर भी केंद्र सरकार का कंट्रोल है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे कि सीधे सीधे किसी दूसरे राष्ट्र से सहायता की प्राप्ति कर सके तो उसमें रिस्ट्रिक्शन है, उसमें बंधन है और आफ्टर ऑल वो उसको इजाजत नहीं मिलती। तो आज हम आपने खास करके केंद्र राज्य विधायी संबंधों का अध्ययन किया है। प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों को और ज्यादा डिटेल से
हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे।